वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। माय नेम इज़ सुहेल तुर्की और आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके के मिथ और रियलिटीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। काफ़ी बार हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं जो बिल्कुल रियलिटी जिनकी नहीं होती और एक बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। यानी काफ़ी बार जब हम सजेशन लेने जाते हैं, किसी भी टीचर से लेते हैं या फिर अपने किसी रिलेटिव से लेते हैं या जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है या इस एग्ज़ाम के रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी हमारे इंटरनेट पे भी है। लेकिन एक बच्चा जब भी यूपीएससी की एग्ज़ाम में आता है और फिर जब वो एक रियलिटी देखता है, एक मिथ होता है कि उसको जब बोला जाता है कि ये एग्ज़ाम इतना आसान है, ये है, वो है, और फिर जब वो रियलिटी देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अक्सर ऐसे बच्चे अधूरा एग्ज़ाम छोड़ के चले जाते हैं। यानी हम ये मान सकते हैं कि ऐसा भी तो हुआ होगा सर कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके अंदर पूरी पोटेंशियल थी कि वो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर सकता था, लेकिन उसको इस तरीके से गाइड किया गया कि उसने इस एग्ज़ाम को अधूरा छोड़ दिया, यानी अपने सपने को अधूरा छोड़ दिया। क्योंकि कोई भी सफ़र बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होता है। खासकर जब हम यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात करते हैं बेटा, तो ये एग्ज़ाम एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल का एग्ज़ाम है और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो हमें गाइडेंस रोल प्ले करती है। यानी हमें किस तरीके से प्रॉपरली गाइड किया जाता है। अक्सर आपने आए दिन सुना होगा कि जब भी हम कोई क्लास देते हैं तो टीचर भी आपसे यही कहता है कि अगर आपके पास बेस्ट कोई गाइड है जो आपको प्रॉपरली बताएगा कि कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है, तो ये सफर बहुत ही इजी हो जाता है। कुल मिला के बात यही है कि इस एग्जाम के लिए आपको कुछ लोगों की जरूरत है जो आपको सही रास्ता दिखा पाए। खाली किताबों का नाम बताने से और खाली कुछ चीजें बताने से ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। इस एग्जाम में काफी बार हम लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे टॉपिक भी आते हैं जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आते। उस समय हम लोगों के अंदर जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाती है, हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा और वो किताबें जो कल तक आपको बहुत अच्छी लगती थी अब आप उनसे कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है तो भी हम दूर हो जाते हैं। आज इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको रियलिटी वर्सेस मिथ के बारे में बताऊंगा। ऐसे सवाल जो आपके सामने बार बार आते हैं और आपको लोगों ने बता दिए और आपके माइंड में चले गए। आज वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की सच्चाई है इस एग्जाम को लेके। मैंने कोशिश की है कि इन पूरी वीडियोस में मैं आपको सारी बातें बता पाऊं जो अक्सर मार्केट में और अक्सर हम लोगों के दिमाग में आती हैं और वो इस तरीके से स्ट्राइक करती हैं कि हम अपने इस एग्जाम को छोड़ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को काफी बार जो नॉलेज नहीं पता होती है, हम अगर दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उसका ये फायदा है, एक तो आप अपने आप को भी बेनिफिट दे रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट को भी जिसको सेम यही प्रॉब्लम आती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर जो डर है वो दूर हो जाएगा। सबसे पहली बात, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है जहां पे आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं। फ्री क्लासेस हैं बेटा। आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा, वेरीफाइड टीचर। उसके बाद साथ साथ में आप मेरे यूपीएससी मेंटर के टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं बहुत कोशिश करता हूं कि टॉपिक को किसी तरीके से आप तक पहुंचाया जाए, यानी पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको माइंड मैप सेंड करता हूं। प्लस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जहां पे मैं डेली लाइव क्लासेस लेता हूं। आए बात करते हैं कि सर कि क्या चीज ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा सताए जा रही है। इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा। जब तक आप इस पूरी वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। पहली बात तो यह है कि कौन सी चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो मिस्टेक हम लोगों से होती है, अक्सर हम लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं या छोटी छोटी गलतियां करते हैं, लेकिन उसका सीधा असर हमारे एग्जाम पे पड़ता है। सबसे पहले ये एक चैलेंजिंग एग्जाम है, ये आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। ये रियलिटी है, इससे कोई दूर नहीं भाग सकता। चैलेंज है तभी तो इतना बड़ा आपको एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो मिलता है, यानी एक आप ऑफिसर बनते हैं, एक जिला अधिकारी बनते हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि एग्जाम ही चैलेंजिंग नहीं होगा तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि आपको इतना बड़ा एक जो है पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन संभालने को मिलेगी। दूसरी चीज,
ये एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है और ये पूरे इंटायर ईयर में 1 साल होता है और डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स, यानी कि प्री, फिर उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, यानी कि इसके 3 स्टेज होते हैं। ये रियलिटी है और ये चीजें आपको भी पता है, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी चीजें डाल दी गई हैं जो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले इस कंपिटिटिव स्टेज के अंदर एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एट एनी स्टेज लीडिंग टू वंस फेलियर। अगर आप इन 3 पार्ट में से कहीं पे भी गलती करते हैं तो आपका सफर वहीं पे खत्म हो जाता है। यानी बच्चा अगर प्री में अच्छा है लेकिन मेंस अच्छा नहीं किया तो खत्म, मेंस अच्छा किया लेकिन इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो भी सफर खत्म। लेकिन इस सफर को कैसे जारी रखा जाए, तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी आप बिगनिंग में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कोशिश करते हैं, पार्टिशली उनको कुछ ही नॉलेज होती है इस एग्जाम के बारे में, यानी किसी से सुन लिया और इस एग्जाम के अंदर आ गए, लेकिन कुछ सालों के बाद या हम कुछ महीनों के बाद कहेंगे कि वो इस एग्जाम से बड़े दूर जाने लगते हैं। रीजन ये है कि उनको गाइड किसी ने बोल दिया था कि ये एग्जाम क्वालिफाई करने से आप एक अधिकारी बन जाते हैं और उसने ये चूज कर लिया, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि एग्जाम क्रैक किया कैसे जाता है, क्योंकि कंटेंट इतना है कि आप उसके नीचे दब जाते हैं। साथ में अगर आपने देखा होगा तो इसमें एक डर जो आपको खाया जाता है कि क्या ये एग्जाम मेरे से होगा या नहीं होगा। रात दिन यही डर सताते सताते आपको इस एग्जाम, इस सपने से बहुत दूर ले जाता है। जीत उसी की होती है जो डरता नहीं है। हार और जीत का फैसला जंग के अंदर होता है। अगर आप मैदान में उतरे ही नहीं और आपने पहले ही फैसला कर लिया कि मैं हार चुका हूं, तो भाई आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीत की ओर नहीं ले जा सकती। यानी सबसे पहली चीज आपको यह करनी है कि इसमें डर नहीं रखना। मैं मानता हूं कि इस एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि एक साइड से आप अपने डर को भी साथ लेके चले और एक साइड से अपनी प्रिपरेशन को भी साथ लेके चले। तो आज हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस एग्जाम के अंदर डर रखने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब मैं बात करने जा रहा हूं रियलिटी वर्सेस मिथ। पहला मिथ जो हमें दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि सर ये समझिएगा, ये आपके दिमाग में भी होगा, अक्सर ऐसे सवाल आते हैं, क्या हम लोगों को सारी चीजें फैक्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल? ये मिथ है। यानी मिथ और वर्सेस रियलिटी, यानी खुद ही बना दिया गया, किसी बंदे के द्वारा एक बात बोल दी गई और आप तक फैल गई और आपके दिमाग में चलेगी। जब ये दिमाग में चलता है तो पूरा दिन दिमाग इसी चीज में घूम रहा होता है। यानी आई नीड टू रिमेंबर ए लॉट ऑफ फैक्ट्स टू क्लियर, मुझे फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ये फैक्ट भी पढ़ना है, ये फैक्ट भी पढ़ना है। पूरा दिन दिमाग इसी में घूमता रहता है, घूमता रहता है, तो जो चीज हमें चाहिए होती है वो हमें नहीं मिलती। अब रियलिटी क्या है? सर ये तो एक मिथ है। रियलिटी इस चीज को कहते हैं जहां पे हम लोगों को ये रियलिटी है, नो द एग्जाम डज नॉट टेस्ट फैक्चुअल। ये एग्जाम फैक्चुअल नॉलेज का नहीं है। फैक्चुअल नॉलेज होता तो भाई फिर रेलवे के एग्जाम, बाकी के एग्जामों के साथ इसको भी कंडक्ट कर दिया जाता। ये फैक्ट बेस्ड एग्जाम नहीं है बेटा। सो प्लीज फैक्चुअल नॉलेज को रखना बिल्कुल गलत तरीका है। फैक्चुअल नॉलेज यहां पे काम नहीं करती। यहां पे अगर कोई काम करता है तो डेप्थ नॉलेज काम करती है, और वो भी नॉलेज जो रेशनल हो, यानी कि एथेंटिक हो। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्या आपने उस टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया, पहली चीज। दूसरी चीज, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आई, क्या उस सब्जेक्ट के अंदर, उस टॉपिक के अंदर आपने जो पढ़ा वो क्लैरिटी आपको मिल पाई, और क्या आपने उसके एनालिटिकल स्किल्स डेवलप किए। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पहले मैंने अंडरस्टैंडिंग की, फिर मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाई, और फिर मैंने उसको एनालिटिकल किया। एनालिटिकल मतलब एक सवाल को अलग अलग तरीके से जोड़ के बनाने का सिस्टम कहा जाता है, जहां पे आपको वो चीजें भी समझा बोलनी पड़ती हैं जो नहीं है। इसलिए बार बार मेरी क्लास में मैं हमेशा कहता हूं कि एनालिटिकल स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें। एनालिटिकल स्किल्स से पहले आपको अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी फिर से ये सवाल गलत साबित हुआ कि मिथ ये क्रिएट किया जाता है कि ये फैक्ट बेस्ड होता है, और यूपीएससी कभी भी फैक्चुअल डाटा लेता ही नहीं। अगली चीज आपको याद होगा कि कुछ बच्चे ऐसा काम करते हैं कि वो कुछ पेज लेते हैं और फिर क्या करते हैं, विच आर इंपॉर्टेंट टू नो, यू शुड नो ए फ्यू बेसिक फैक्ट्स। कुछ बेसिक फैक्ट जरूरत है। जैसे आपने ये पता किया कि इंडिया की टोटल लैंड कितनी है, ठीक है, ये ठीक है। आपने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, कितनी पॉपुलेशन है। उसमें भी यूपीएससी कभी नहीं पूछता कि परफेक्ट बताइए कितने पॉइंट, कितने जीरो, कितने ये लगेगा। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दुनिया की कोई भी ताकत हर फैक्चुअल डाटा को याद नहीं रख सकती। आप एक कंप्यूटर भी नहीं है। हाँ,
आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। आपने ये भी याद नहीं रखना है कि कितने लोग मरे, कितने लोग पैदा हो गए, क्या चीज हो रही थी। ये सारी चीजें जो हैं आपको साइज, जीडीपी, डेमोग्राफी, इनकी अगर पॉइंट आप याद रखते हैं तो ठीक है। अगर ये भी आपको याद नहीं रहता तो इसमें कहीं पे नहीं लिखा है कि आपसे कोई बड़ा क्राइम हो गया, क्योंकि ऐसे एग्जाम छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, वहां पे ये चीजें चलती हैं। यूपीएससी में ऐसी चीजें नहीं चलती। इवन मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं कि फैक्चुअल डाटा के ऊपर कभी भी मत जाइएगा। लेकिन समहाउ किसी ने बोल दिया तो आप पूरे दिन यही नोट करते रहते हैं कि ये हुआ, इतना हुआ, आईपीएल के रन में इतने बनाए गए। ऐसा कैसे सवाल हो सकता है? अगली चीज जो हमारे दिमाग में एक फिर से मिथ क्रिएट कर दिया जाता है, ये मिथ बहुत बड़ा खराब है। कहा जाता है कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको हर चीज पता होनी चाहिए, यानी दुनिया में क्या हो रहा है, एवरीथिंग, जो कुछ हो रहा है आपको पता होना, एवरी टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट अंडर द सन, यानी कि इस सन के अंदर कितनी चीजें आती हैं आप भी जानते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये तो एक मिथ है जो किसी ने आपको बोल दिया, रियलिटी कुछ और है। ये कैसे पॉसिबल है कि हर एक इंसान को हर चीज पता होगी? फिर तो वो भगवान बन जाएगा। सवाल ऐसे बनता है कि आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। रियलिटी ये कहती है कि नो, दे डोंट नो, बट सिंस दिस इज द जर्नलिस्ट एग्जाम, ये जर्नल एग्जाम है, कुछ चीजों के बारे में हम ये कह सकते हैं दे आर सपोज टू बी जर्नली वेल रीड। आपको रीड करना है, समझना है, एंड विद दैट बैलेंस आउटलुक टुवर्ड्स इश्यूज। आपको बैलेंस अप्रोच क्रिएट करनी है। बैलेंस अप्रोच का मतलब है कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भारत सरकार क्या क्या मुद्दे उठा रही है और क्या क्या काम कर रही है। उसके बाद आपसे सुझाव पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। यह है यूपीएससी की डिमांड। लेकिन काफी बार ऐसा बोला जाता है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक आपके लिए मिथ है, रियलिटी आपके सामने है। दूसरी चीज, मोर एवर दे यूपीएससी का अगर आप सिलेबस देखेंगे ये तो बहुत ज्यादा है। सो कवरिंग मनी सब्जेक्ट्स इज नॉट गोइंग टू बी वर्क। सो इसलिए द एग्जाम डज नॉट रिक्वायर वन टू बी एन एक्सपर्ट। इसमें आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप ना तो हिस्टोरियन बनने आए हैं, ना तो आप यहां पे साइंटिस्ट बनने आए हैं। आपको एक जनरल अप्रोच रखनी है। एक एस्पिरेंट शुड हैव अ जनरल अवेयरनेस एंड एनालिटिकल स्किल। फिर से यहां पे वर्ड हो रहा है, एनालिटिकल स्किल पे आना है। यानी ये भी झूठ साबित हुआ कि किसी ने कह दिया कि सब कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैलेंस अप्रोच पे आपको जनरल अवेयरनेस रखनी है। इसीलिए इनका नाम GS1, GS2, GS3 और GS4 दिया गया है। जो टॉपर्स भी हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। आज चलिए एक अगला झूठ जो साबित होता है, मिथ क्रिएट किया जाता है, वो क्या है? अगला मिथ आपके सामने ये भी आया होगा कि यू नीड टू बी अ टॉपर थ्रू आउट टू क्लियर दिस एग्जाम। आपको इस एग्जाम में क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको टॉपर बनना चाहिए था। यानी आपने स्कूल के टाइम पे अगर 33% मार्क्स लाए हैं, 40% मार्क्स लाए हैं, 50% मार्क्स लाए, ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। ये मिथ है। ये बोला जाता है कि भाई तुमने स्कूल में कुछ नहीं किया, आप आईएएस बन के, आईएएस का एग्जाम तो इतना बड़ा है, आप कुछ नहीं कर सकते। रियलिटी ये है कि सबसे ज्यादा ये एग्जाम उन लोगों ने क्वालिफाई किया जिनके स्कूल में, जिनके कॉलेज लेवल में बहुत ही कम मार्क्स थे, क्योंकि ये एग्जाम मार्क्स पे खेलता ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो रियलिटी ये है, ऑल्दो बीइंग अ टॉपर, अगर आप टॉपर हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप टॉपर हो। यह गारंटी नहीं है कि आपने पीछे क्या किया है तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। इसमें यही है, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द जनरल अवेयरनेस। आपका लॉजिक, आपका रीजनिंग, आपकी गुड राइटिंग स्किल्स आपकी मदद करने वाली है। और जरूरी नहीं है कि ये सबके अंदर हो। जिसने पहले कॉलेज लेवल में ये सब कुछ किया है, ऐसा भी नहीं है। इसमें यहां पे ये कहता है इफ यू कैन डेवलप दोज, अगर आप ये सीख लेते हैं तो भाई आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। यानी कि आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू हैड अ सेकंड डिवीजन इन द क्लास 10। अगर आपने 10th और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, यस यू माइट हैव टू बी एक्सप्लेन इन द इंटरव्यू एज टू व्हाई यू स्कोर्ड लेस। हो सकता है मे बी इंटरव्यू में आपको ये सवाल पूछा जाए, बट इट इज नॉट हेल्ड अगेंस्ट यू इफ यू हैव अ वैलिड रीजन। अगर आपको पूछते हैं तो आप एक वैलिड रीजन देते हैं, लेकिन इसका एग्जाम के साथ कोई दूर दूर तक भी रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर से हम लोगों को इसी उलझन में रखा जाता है कि तुम स्कूल में अच्छे नहीं थे, तुम्हारी डिग्री अच्छी नहीं है, तुम ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते। भाई ये एक मिथ है, रियलिटी आपके सामने है।
और अक्सर ये मार्केट में आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के थ्रू ये सवाल दिए जाते हैं और बच्चा परेशान हो जाता है। अगली चीज अगर आप देखेंगे, एक और मिथ जो क्रिएट किया जाता है उसमें यह है कि राइटिंग स्किल कैन नॉट बी इंप्रूव। आप अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते तुम। सो वन शुड रीड नाउ एंड डायरेक्टली राइट इन द एग्जाम हॉल। अभी आप पढ़ लो और एग्जामिनेशन हॉल में जाके आंसर लिख देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये मिथ है। भाई याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में और घर में बहुत फर्क होता है। घर में हम बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में होता है प्रेशर, एग्जामिनेशन हॉल में होता है टाइम, एग्जामिनेशन हॉल में होता है कंपटीशन। सो भाई वहां का सिनेरियो और घर के सिनेरियो में बहुत फर्क होता है। इसलिए एक रियलिटी ये है कि भाई आपको जल्द से जल्द अपनी मिस्टेक के ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड मिस्टेक वन कैन मेक, राइटिंग एट होम एंड राइटिंग इन द एग्जाम हॉल आर टू डिफरेंट सिनेरियो। मैंने बताया आपको, देयर इज सो मच प्रेशर इन द एग्जामिनेशन हॉल, बहुत प्रेशर होता है और हम लोगों को नए पॉइंट्स ढूंढना भी मुश्किल होता है। इफ यू डोंट नॉट प्रैक्टिस, यू वुड नॉट बी एबल टू फिनिश द पेपर ऑन टाइम। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप टाइम। सो ये बच्चे जो ये कहते हैं कि हम एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे, सिर्फ हम रीड करते जाएंगे, तो भाई ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी, स्लोली होगी। इट इज मोर इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इसके लिए क्या होंगे, दैट यू प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी। अगली चीज, आपको कंसिस्टेंट राइटिंग करनी पड़ेगी। ये आपको बहुत ही पावरफुल बनाती है और आपके अंदर वो डेवलप करती है जो चीजें आपको पढ़ने के समय नहीं आई, जैसे आपकी एनालिटिकल अप्रोच, आपके स्किल डेवलपमेंट, बेटर एक्सप्रेशन एंड अल्टीमेटली बेटर आंसर लिखने के काबिल बन जाते हैं। सो मिथ वर्सेस रियलिटी। वो लोग जो आपको कहते हैं कि बाद में लिखिएगा, पहले पढ़ लो, तो भाई ये भी एक बहुत ही बड़ा ब्लेंडर है। अगला स्किल हमारे पास जो दिया जाता है, ये एक मिथ बहुत बड़ा है कि भाई आप जब प्री का एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, जब आप ऐसे बैठे होंगे, तो भाई मिथ ये है, यू मस्ट अटेम्प्ट मोर देन 90 क्वेश्चन टू क्लियर प्री। आपको 90 के 90 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी आपका प्री क्वालिफाई होगा, नहीं तो नहीं। और इस बीच में ये बच्चा क्या करता है कि जो क्वेश्चन नहीं भी आता है उसको भी अटेम्प्ट करके आता है और होती है फिर नेगेटिव मार्किंग। इसलिए रियलिटी क्या कहती है, तो रियलिटी की बात करें, रियलिटी ये कहती है कि ऐसी गलती ना करें। दिस इज नॉट ट्रू। Another myth that has been made popular is that if you attempt more question, it is easier to get marks. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने से आप क्वालिफाई करते हैं। To attempt more number of questions correctly, one need to have certain level of intuitions, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं वो मैं सही कर रहा हूं, वो गलत नहीं है, वो एथेंटिक है। उससे फायदा यह है, that level of intuition come from years of reading and interesting information which helps in the creating link between the topic. ये वही बच्चा करेगा जिसने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब मेरे जैसा बंदा जाता है या दूसरे कोई बंदा जाता है जिसने साल तक कुछ नहीं पढ़ा, खुद ही से आंसर लगा, तुक्के लगा के आ गया और ये कह रहा है कि भाई 90 क्वेश्चन तो कर लिए, किसी ना किसी तरीके से हो जाएगा। While a well readed person may attempt at this, जिसने पढ़ा ही नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज, जिसने पढ़ा होगा वो क्या करेगा, while well read person may be attempt at disproportionately large number of question and still manage to get them correct होनी चाहिए। अगर 90 कर रहे हो तो करेक्ट होने चाहिए। Not everyone can do it, so one should attempt only those questions one is reasonably sure of and not because someone gave you a hack. किसी ने आपको कह दिया कि नहीं 90 क्वेश्चन करके ही आना। भाई जब पता नहीं था तो क्यों करूं, अगर मैंने सर्च भी किए और सही है तो भाई मेरी चांसेस बनती हैं। और तुम्हारे चक्कर में उसने 90 कर दिया, अब तो उसके चांसेस वैसे भी नहीं बनती, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में उससे मार्क्स खत्म हो जाएंगे। अगली चीज जो हम लोगों को मिथ क्रिएट किया जाता है, वन नीड टू स्टडी 16 hours a day to clear this exam। तो भाई घड़ी भी टूट रही है, मतलब अगर घड़ी भी टूट गई, ये भी एक मिथ है कि क्या 16 घंटे ही पढ़ना जरूरी है। भाई 16 घंटे, क्या हम कंप्यूटर हैं, क्या हम मशीन हैं? क्या ये पॉसिबल है कि मैं पूरी रात पढ़ता रहूं, पूरे दिन सुबह शाम तक पढ़ता रहूंगा और फिर मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा? ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। रियलिटी ये कहती है कि भाई कम पढ़ो, एटलीस्ट 8 आवर पढ़ो, लेकिन जो भी टाइम आप दे रहे हो वो क्वालिटी के ऊपर होना चाहिए। ये लड़ाई क्वालिटी और क्वांटिटी की है। किसी बच्चे ने अगर सुबह से शाम तक घड़ी भी तोड़ दी, इतना टाइम पढ़ लिया,
लेकिन अगर उसने सही ढंग से नहीं पढ़ा, वो उससे बेटर है जिसने 3 घंटे पढ़ के अच्छे से पढ़ा। दूसरी बात, इस बीच में आप लोग क्या करते हो कि आप जब टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, तो सो यू हैव टू पीपल हु क्लियर दिस स्टडी फॉर 2 to 5 ईयर 5 आवर अ डे। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 4-4 5-5 घंटे करके एग्जाम क्वालिफाई किया है। एंड पीपल हु हैव स्टडीज 12 आवर पर डे कंटिन्यूसली फॉर अ मंथ, यू मस्ट फाइंड योर बैलेंस। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। प्लीज फॉर गॉड से क्वालिटी पे पढ़े, नॉट की क्वांटिटी आप क्या पढ़ रहे हैं। अगला मिथ एक और है कि भाई इतनी सारी किताबें, ये तो किताबें भी हिल रही है, यू नीड टू रीड मनी बुक्स। एक सिंगल टॉपिक के लिए आपको अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी। फिर हाल ये किताबों का नहीं हो रहा होता है, ये हाल एक इंसान का हो रहा है। तो जब वो झूम रहा होता है क्योंकि इतनी किताबें वो पढ़ चुका होता है कि दिमाग फटने वाला होता है। You need to read many books and a single topic, gain absolute mastery over the subject। यानी उसको ये कहा जाता है कि आप एक टॉपिक के लिए 5 किताबें पढ़ो, आप मास्टर बन जाओ। भाई ये यूपीएससी का एग्जाम है, इसमें मास्टरी की कोई जरूरत नहीं है, ये जनरल अवेयरनेस का एग्जाम है। बेटर है कि आप एक सब्जेक्ट से ही अपना टॉपिक क्लियर करें, रेदर देन जंपिंग वन बुक्स टू अनदर बुक। अगर आपको लगता है जिस बुक को आपने पढ़ा है और उसने आपकी डिमांड को फुलफिल कर दिया, तो फिर एक ही टॉपिक 5 बार पढ़ने से क्या मिले। बहुत बार बच्चे ऐसा भी करते हैं कि एक ही टॉपिक को 50 बार पढ़ते हैं और उनको लगता है कि अब दुनिया की कोई ताकत उनको यूपीएससी से नहीं रोक सकती। भाई ये बैलेंस अप्रोच है, इसमें आपको GS1, GS2, GS3, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। आप एक बुक के चक्कर में पूरा साल जाया नहीं कर सकते। रियलिटी यही कहती है, हैविंग वन गुड बुक इज बेटर देन हैविंग अ मिलियंस ऑफ बुक। सो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसमें यही लिखा गया है, it is always better to understand a single book in a great and multiple books having a multiple books is not going to be work। so better आप रियलिटी पे आए, ना कि मिथ पे रहें कि हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी है। अगला मिथ जो क्रिएट किया जाता है, one must read standard book from cover to cover and make note on every topic in the UPSC syllabus। ये भी एक मिथ है। मिथ इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वन मस्ट बी रीड स्टैंडर्ड बुक फ्रॉम कवर टू कवर। ऐसा कैसे पॉसिबल है? काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को काफी बार फाउंडेशन की बुक्स या बड़ी स्टैंडर्ड बुक से छोड़नी पड़ती हैं। रियलिटी ये कहती है कि एब्सोल्युटली नॉट, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में तो सारा पढ़ना है, लेकिन सम बुक्स नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी रीड कवर टू कवर। And through reading and acquiring knowledge is almost helpful. It is far better to adopt topic-wise approach। आप topic-wise पढ़ें, ना कि page by page पढ़ें। टॉपिक क्या पूछा गया है उसके बारे में पढ़ें। So break down the syllabus, keyword and try to cover them from a relevant sources। Also making note is important, but they should not become an end in themselves। इतने notes बन गए कि खत्म ही नहीं हो रहे। So they should aid in your understanding, help in effective revision। Making a mind map is very much far better, and so is scribing out the margins then they making additional notes। मैं सबसे ज्यादा बच्चों को इस पे ही भेजता हूं और आपने देखा होगा मेरे पूरे ग्रुप के अंदर माइंड मैप है। फोकस ऑन द मंत्रा ऑफ रीड, रिवाइज एंड इंटरनलाइज। ये बहुत है। अगर आप ये 3 चीजें कर लीजिए, मंत्रा है, जो मंत्र दिया जाता है वो टीचर की तरफ से यही दिया जाता है। तो ये है रियलिटी। और आई होप कि आज आपने एक बहुत अच्छा पार्ट पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे जिनके अंदर दिमाग के अंदर ये दिमाग में आ रहा था कि क्या रियलिटी है और क्या मिथ है, मैं ये वीडियो लेके आया। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में वो जो सवाल थे ना कि सर लोगों ने ये कहा, उन लोगों को बोलने दीजिए, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। अगर ये काम भी आप करेंगे तो फिर लोगों का काम क्या रहेगा। सो रिमेंबर वन थिंग, दैट एवरीबडी विल कम विद योर ओन सजेशन। द बेस्ट पार्ट इज दैट प्लीज डोंट फॉलो अदर लाइक शीप। You don't know who they truly are। आपको जानना पड़ेगा जिनको आप फॉलो कर रहे हैं वो कौन है। सो इसलिए बेटर है बेटा कि फॉर गॉड सेक आप एक चीज पे खड़े रहे और दिमाग पे ये याद रखें कि आप यूपीएससी के लिए तैयार हो और यूपीएससी क्या मांग रहा है उसके लिए तैयार हो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे प्रश्न आपको उत्तर मिल चुके हों। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा जहां पे हम इसी तरीके के टॉपिक, यूपीएससी हिस्ट्री गुरु का यही मानना है कि एटलीस्ट बच्चों को वो दिया जाए जो वो फेस कर रहे हैं। मुझे यही लगता है, जो दिन भर मेरे सब बच्चे मुझे सवाल जवाब करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मैं फिर कोशिश करता हूं एक वीडियो बनाऊं और बच्चों तक वो पहुंचा दूं। इससे बनाने से ये फायदा होता है कि एक तो आपको भी पता चलेगा और दूसरे लोगों को भी पता चलता है। आज बात की हमने मिथ और रियलिटी पे, कल इसी तरीके की एक और नई वीडियो के साथ जुड़ूंगा। आपसे मैंने पहले भी कहा था
कि मेरा एक खुद का भी चैनल है और टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यदि अगर आपको कहीं पे लगता है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसके ऊपर ये सुझाव चाहिए, सो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप मुझे अपने हमेशा सवाल भेजते रहिए। ये भी एक बच्चे ने मुझे भेजा था कि सर इस तरीके के सवाल मेरे मन में है, मैं प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाता हूं। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद उनके मिथ जो हैं वो दूर होंगे और रियलिटी में बिलीव करेंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। ये आपका अपना चैनल है, होपफुली आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। इस चैनल की एक सबसे अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी कि कंटेंट इज वेरी वेरी नीट एंड क्लीन। हम उन्हीं चीजों के ऊपर बात करते हैं जो रियलिटी बेस्ड होते हैं। उम्मीद करूंगा कि और भी एजुकेटर्स आपके साथ जुड़े हैं। इस चैनल पे काफी सारी आने वाली चीजें हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप अपने फ्रेंड, अपने ग्रुप्स में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ इस फैमिली में जुड़े। कोशिश करूंगा जल्दी कि मैं लाइव भी इन चैनल पे आऊं और भी टीचर्स को आपके साथ जोड़ूं। कोशिश मेरी ये है कि कुछ नए लोगों को लेके आऊं जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई भी किया है, उनसे भी बातचीत करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, तब तक अपना रखिएगा ख्याल। स्टे सेफ एंड स्टेबलाइज। बाय बाय।